नमस्कार दोस्तों, HRDI में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जो विषय है हमारा चर्चा का वो है आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि RO का जो आपका एग्ज़ाम होता है या फिर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो आपका होता है, उसमें जो तीनों प्रकार की जो हिस्ट्री होती है, इतिहास होता है, जो प्राचीन इतिहास, आपका मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक भारत का इतिहास। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन तीनों इतिहास में से हमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करना है। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस आपको करना है वो करना है आपको आधुनिक भारत के इतिहास पर, ठीक है। प्रश्नों की जो संख्या, जो पूछे जाने की प्रवृत्ति है आपके यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में या फिर आरओ के एग्ज़ाम में, वो आधुनिक भारत से यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें कि सीरीज़ में कि किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए किस पर, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत पर। और उसके बाद आपको करना चाहिए फोकस किस पे, एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास पर। और उसके बाद आपको फोकस करना चाहिए आपका जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक। तो ये आपकी सीरीज हो गई, यानी कि प्रश्नों की संख्या आधुनिक भारत से ज़्यादा आती है, तो जाहिर सी बात है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक। तो अभी आज जो हम चर्चा करेंगे वो आधुनिक भारत की करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बनाएंगे तो उसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि वह उसको कैसे तैयार करें और कौन कौन सी उसमें पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए थी, ठीक। तो अगर हम बात करें आधुनिक भारत की, तो सबसे पहले आपके पास जो बेसिक बुक है यानी कि वो आपकी क्या है, एनसीईआरटी की, ठीक। 11th और 12th की एनसीईआरटी आपके पास हिस्ट्री के लिए ज़रूर होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है। आज मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ कि आपके पास अगर आपको इतिहास तैयार करना है तो बेसिक के लिए, है ना, आपके पास एनसीईआरटी 11th की 2 एनसीईआरटी और 12th की 2 एनसीईआरटी, ये 2 एनसीईआरटी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ठीक। एक बात। दूसरी बात ये हो गया बेसिक के लिए। अब दूसरी चीज़ क्या कि आपके पास पुस्तक कौन सी होनी चाहिए, तो आपके पास पुस्तक होनी चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप चाहें तो स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, ठीक, या फिर बिपिन चंद्रा भी ले सकते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास के नाम से आती है बिपिन चंद्रा, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों बुकों में कन्फ्यूजन की स्थिति होती है अक्सर कि सर क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम तो बहुत मोटी है सर, कैसे तैयार करें। और सर बिपिन चंद्रा से तो प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं, या बिपिन चंद्रा तो पत्ती बुक है, कैसे फंसेंगे क्वेश्चन कि नहीं फंसेंगे। तो देखिए, दोनों बुक अपने आप में अच्छी हैं, लेकिन चूंकि आप RO का एग्जाम देंगे या यूपी पीसीएस का देंगे, तो उसमें क्या होता है कि फैक्चुअल जो आपके क्वेश्चन होते हैं, प्रश्नों के पूछे जाने की प्रवृत्ति होती है, वो फैक्चुअल ज़्यादा होती है, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होती है। तो आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। स्पेक्ट्रम में फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बुक बनाई गई है। यानी कि अगर आप मेंस, भाई ऐसा तो है नहीं कि आपको प्री क्वालिफाई करना है, प्री क्वालिफाई जब आप कर लेंगे तो प्री क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस भी तो लिखना है, और मेंस में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछाएंगे, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा उसमें। तो अगर आप फैक्चुअल के साथ साथ में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अगर आप क्लेरिफाई पहले से करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप न सिर्फ प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई होगा बल्कि आपका मेंस भी क्वालिफाई हो जाएगा। इसलिए स्पेक्ट्रम मेरे अकॉर्डिंग अच्छी बुक है, क्योंकि वो दरअसल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, तो उसमें फैक्ट भी भरपूर मात्रा में है और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लेरिफाई किए गए हैं आपके, ठीक। तो स्पेक्ट्रम को आप लोग ले सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर आपको लगता है कि बिपिन चंद्रा पढ़नी अच्छी है तो आप बिपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा चौबे वगैरह की बुक भी आती है, चौबे एक राइटर हैं, तो आप उनकी भी ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये जो स्पेक्ट्रम राजीव अहिर जी की आती है वो अच्छी पुस्तक है, और ये स्पेशली आपके यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीसीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाई गई है। तो निश्चित तौर पर यह पुस्तक आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी, ठीक। तो 2 चीज़ें हो गई। पहली मैंने क्या बताया कि आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए 11th 12th की, 11th की 2 एनसीईआरटी, 12th की 2 एनसीईआरटी, यानी कि 4 एनसीईआरटी। इसके साथ साथ में आपके पास स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा होना चाहिए। और तीसरा जो आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए घटना चक्र पूर्वावलोकन, जो कि पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए आता है, ठीक। आपने किताब को पढ़ा, उसके पहले आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, फिर रेफरेंस बुक पढ़ लिया आपने, और अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब उसके बाद आपको घटना चक्र से प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक। एक बात और कि घटनाचक्र को आपको सही से पढ़ना है, यानी कि आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, बल्कि आप चाहें तो उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं घटनाचक्र के। रिपीटेड क्वेश्चंस जो होते हैं उसके आप छोड़ दीजिए, और रिपीटेड क्वेश्चन छोड़ने के बाद आप उस पुस्तक के घटनाचक्र के ऊपर ही आप पेन से आप उसको मेंशंस कर सकते हैं कि ये प्रश्न इस तरीके से है, ये इंपॉर्टेंट है, या आप उसको क्या कहते हैं, हाईलाइटर से आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो 2-3 तरीके आपके पास है, जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हैं। या फिर जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप फ़ोन से अपने उसकी पिक क्लिक कर लीजिए, फोटो क्लिक कर लीजिए और उसको PDF बना करके सेव कर लीजिए। जब भी आप फ्री हो तो उसको पढ़ते जाएं। ये एक ट्रिक है पढ़ने की जो मैंने आपको बता दी, ठीक। अब बात करते हैं कि सर मॉडर्न हिस्ट्री में से पढ़ें क्या, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में से देखिए मोस्टली सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।
लेकिन 1905 के बाद, ध्यान रखिएगा, 1905 के बाद का जो इतिहास है आपका आधुनिक भारत का इतिहास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 1905 के पहले का भी महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब 1905 आता है तो 1905 से लेकर के और देश की आज़ादी तक, यानी कि 1947 तक जो कालक्रम आपका चलता है, ठीक है, गांधी के अभ्युदय के साथ में, गांधी के आंदोलन के साथ साथ में, और जब तक स्वतंत्रता मिल जाती है तब तक का जो आपका इतिहास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये 1905 से लेकर के 1947 तक का इतिहास जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ध्यान रखिएगा, एक बात। दूसरी बात, अगर हम 1905 के पहले की बात करें तो उसमें 2-3 चैप्टर हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर है आपका कि यूरोपियों का जो आगमन आपका होता है भारत में, है ना, तो उसमें ना क्रम पूछ लेता है कि कौन कौन से पहले आए थे, जिसमें से आपका क्या कहते हैं पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, ठीक है, इनका एक क्रम पूछ लेगा कि बताइए कौन से पहले आए थे, किस सन में आए थे और किसके कार्यकाल में आए थे, एक बात। दूसरा, उसमें 2 चैप्टर और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला चैप्टर उसमें से क्या है कि 1857 का जो रेवोल्यूशन हुआ था, 1857 की क्रांति वाला जो चैप्टर आपका है वो चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये चैप्टर न सिर्फ आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये आपका जो मेंस वाला एग्जाम होगा उसमें भी ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसके अलावा जो प्रमुख कृषक आंदोलन और जो विद्रोह हुए हैं 1905 यानी कि 1905 के पहले, ठीक, ये वाले जो अध्याय आपके हैं कृषक आंदोलन और जो अन्य समाज सुधारक जो आंदोलन बीच में हुए हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब मैं आपको 3-4 चीज़ें और बताता हूँ अच्छी, वो ये कि आपको 5-6 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहले नंबर पर हैं गांधी। गांधी से जुड़े जितने भी आंदोलन हैं, ठीक है, जितने भी जुड़े आंदोलन गांधी जी से संबंधित हैं, ठीक है, वो सभी आपको पढ़ने हैं अच्छे तरीके से, ठीक। तो पहला आपको पढ़ना है गांधी जी को, दूसरा नेहरू, तीसरा तिलक, चौथा सुभाष, पांचवा अंबेडकर। ये 5 व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण हैं। इनसे संबंधित कोई पुस्तक होगी, टैगोर भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इनसे संबंधित कोई पुस्तक होगी, कोई आंदोलन होगा, कोई अन्य गतिविधि इनसे संबंधित होगी, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इनसे जुड़े हुए जितने भी तथ्य आपको पता होने चाहिए वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक। इसके अलावा जो हमारे जो उग्रवादी जो हमारे नेता थे, ठीक है, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, भगत सिंह हो गए, ठीक है, राजगुरु हो गए, और ये जो नेता हमारे हैं इनसे संबंधित जितने भी अभियान चलाए गए हैं ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें बेसिक हैं जो आपको करनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आपका चंपारण सत्याग्रह हो गया, ठीक है, नील विद्रोह हो गया, खेड़ा आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया, ठीक है, प्रमुख समाचार पत्र हो गए और उनसे संबंधित जो भी नियम और कानून बनाए गए थे, जैसे कि वर्नाकुलर फ्लेक्स एक्ट पारित किया गया, उसको वर्नाकुलर फ्लेक्स एक्ट को किसने समाप्त किया, ऐसे कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आपको गलत नहीं करना है, और अगर इन प्रश्नों को अगर आप गलत करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्रमुख समाचार पत्रों के अलावा जो प्रमुख जो सुधार हुए हैं, प्रमुख जो आपके जो भी अंग्रेज़ के जो गवर्नर हैं, ठीक है, उनके द्वारा, जैसे चाहे सती प्रथा का अंत हो, सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, ठीक है, ये जो प्रमुख जो चीज़ें जो उनके द्वारा सुधारात्मक की गई हैं वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आधुनिक भारत इतिहास को आप पहले एनसीईआरटी से पढ़िए। एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद एक कोई रेफरेंस बुक जो भी आपको सही लगे, जरूरी नहीं है कि मैंने स्पेक्ट्रम और विपिन चंद्रा बताई है तो आप उसे पढ़ें, जो भी पुस्तक आपको सही लगती है आप उसको उठाएं, पढ़ें, और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव लगाना आप स्टार्ट कर दें, ठीक। 1905 से लेकर के 1947 तक का जो भी इतिहास है आधुनिक भारत का वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके पहले के 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, एक यूरोपियों का आगमन भारत में, और इसके अलावा प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन, कृषक आंदोलन और 1857 का जो रेवोल्यूशन आपका हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। बाकी मैंने 5-6 नाम बता दिए थे, उनको आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर करना है। ध्यान रखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये, इसमें जो प्रश्नों के पूछने की प्रवृत्ति है, लगभग 15-20 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये एक निर्णायक भूमिका में होता है। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री और जो आपका मिडल हिस्ट्री है,
इसको तैयार करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पर कर लेंगे, आधुनिक भारत में कर लेंगे, तो यकीन मानिए कि आपके प्रश्न हो जाएंगे। हाँ, इसके अलावा लगभग 1000 क्वेश्चंस मैं आपको आधुनिक भारत के मैं करा दूंगा, ठीक, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो HRDIS के चैनल पर जाइएगा और एक प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर 10,000 MCQ सारे विषयों के GS के कराए जाएंगे, जिसमें से आपका आधुनिक भारत वाला सेक्शन भी होगा, वहाँ से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई हैं। और इसके अलावा इस चैनल के माध्यम से जो करंट अफेयर्स आपका होता है डेली RO के लिए, क्योंकि 25 प्रश्न कम से कम पूछे जाते हैं आपके RO के एग्जाम में करंट अफेयर्स से, तो वो भी कराए जाते हैं। 10,000 MCQs कराए जा रहे हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपकी क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको रिकॉर्ड करके दी जा रही हैं। बीच में गैप हो गया है, कंटिन्यू हो जाएगा आज से, उसको भी जा करके प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हैं। तो ये आज चर्चा हमने आधुनिक भारत के इतिहास पर की है। आई होप कि आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में आएंगी, ज़्यादा डिटेल मैंने नहीं बताया है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इससे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ। तब तक आप सभी लोग को पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।